आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। हुकूमत तेलंगाना ने महकमा तालीम से मुशावरत के बाद फैसला लिया था कि 1 सितंबर से तालीम का आगाज़ किया जाएगा, जिस पर आज हाईकोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इम्कानी खदशात कवी है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक आएगी। ऐसे में हुकूमत का ये फैसला साबित करता है कि जल्दबाजी में लिया गया कदम है। ताहम अदालत ने हुक्म सादिर करते हुए कहा है कि तालीमी इदारे शुरू किए जा रहे हैं तो तमाम इंतजामात सैनिटाइजेशन किया जाए और तलबा को ज़बरदस्ती ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए मजबूर ना किया जाए। ऐसे कॉलेजेस या स्कूल जहां पर हॉस्टल की सहूलत हो, गुरुकुल्स में तालीम के आगाज़ को रोक दिया जाए। ताहम कल से स्कूल की कुशादगी यकीनी हो गई है। अदालत ने अगली समाअत 4 अक्टूबर को मुकर्रर की है। ज़िले रंगारेड्डी के औकाफी जायदादों और ख़ास तौर पर ईदगाह गुटला बेगमपेट की अराजी तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सदर नशीं तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के हमरा पुलिस, रेवेन्यू और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। ईदगाह गुटला बेगमपेट के तहत 90 एकड़ अराजी मौजूद है, जिसके बेशतर हिस्से पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। अदालत के अहकामात के बावजूद बाज़ काबिज़ीन तामीरी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, डायरेक्टर अखिलियाती बहबूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम, डिप्टी कमिश्नर पुलिस मादापुर M वेंकटेश्वरलू, जोनल कमिश्नर रवि कुमार और दिगर अहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। अहदेदारों को बताया गया है कि ईदगाह गुटला बेगमपेट की अराजी पर नई शेड्स की तामीर जारी है। कमिश्नर हैदराबाद ने गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी और नई तामीरी कामों को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को मशवरा दिया है कि मुत्तलिका पुलिस स्टेशन से रुजू हों और शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने रंगारेड्डी ज़िला में मौजूद दिगर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का यकीन दिलाया, जिनमें आशुखाना अलिसाद शामिल है। अहदेदारों को बताया गया है कि हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में मुकदमात के बावजूद गैर मजाज तामीरात का सिलसिला जारी है। कमिश्नर GHMC से कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से औकाफी जायदादों को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऑटो लॉक करने के बावजूद बल्दिया की जानिब से तामीर की इजाज़त दी जा रही है। कमिश्नर GHMC ने मातहत अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी अहकामात जारी करने का तयख़ुन दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गैर मजाज कब्जों के बर्खास्तगी की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में रेवेन्यू और पुलिस के ताउन से जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम ने रियासत भर में औकाफी जायदादों के मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ़ कराया और कहा कि वक्फ बोर्ड अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की सिमत गामज़न है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में अमला की कमी का जिक्र किया और बताया कि अमला की तादाद में इजाफे के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत गैर मजाज कब्ज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुतालिका महकमे जात, रेवेन्यू, बल्दिया और पुलिस के अहकामात जारी किए जाएंगे कि वो वक्फ बोर्ड अमला से ताउन करे। उन्होंने वक्फ बोर्ड में अमला की तादाद में इजाफे के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी का तयख़ुन दिया। सदर नशीं वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि पुलिस और रेवेन्यू के ताउन के बगैर गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि अदालत में ज़ेर दौरान मुकदमात की मौसर पैरवी के लिए नामवर वकील की खिदमात हासिल की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वारुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कर्नाटका के बल्दिया इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। उन्होंने गुलबर्गा का दौरा करते हुए मजलिसी कारकुनों से मुलाकात की। साथ ही साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि AIMIM पार्टी तमाम तबकात की
तरक्की में यकीन रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ी। एक हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बीजेपी को हराया। औरंगाबाद, मेरे बाजू इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए हैं, शिवसेना का 21 साल का एमपी को हमने हराया। तीसरा हम लड़े किशनगंज बिहार में, सीमांचल के भारत का सबसे पसमानदा इलाका। अख्तर ईमान साहब जो बिहार के हमारे सदर हैं, अभी आज एमएलए हैं, वो 3 लाख वोट लिए। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000, 3,50,000 कांग्रेस का एमपी लिया। अगर हम नहीं लड़ते तो तुम वो भी नहीं जीतते, वो जीत जाते थे। जब बी टीम नहीं बोलेंगे, इनका मामला क्या है, खाली आते रहना इनको। तो हम वो अच्छे बोलना किशनगंज के बारे में। किशनगंज क्या हुआ, फिर हम असेंबली इलेक्शन लड़े, 5 सीट जीते। तो मजलिस लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर जगह लड़ेंगे मजलिस इलेक्शन लड़ना मेरा बुनियादी हक है। मेरे लड़ने से तो एक फायदा तो देख लेना, आपके पूरे रोड पे आ गए, सबको परेड करा रहा हूं। लेफ्ट राइट गुलबर्गा के रोड पे परेड हो रही है इनकी। अब जीते बाद से आप देखो इंशाअल्लाह ताला राहुल गांधी आएंगे गुलबर्गा के रोडों पे वोट मांगने आपका इंशाअल्लाह ताला। जब इलियास बागवान का इलेक्शन आएगा तो उन्होंने भी आ जाएंगे। पूरे आन दो, पूरे आना उतरना पैराशूट से। अब बहुत हो गया, गाड़ी में बैठ के गर्दना मोटे हो गए, अब वो नहीं चलने वाला है। थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, पतले होना पड़ेगा, तभी इनको मालूम होगा ये अहमियत है मजलिस की, और ये अहमियत आवाम समझ रही है। तो ये होगा इंशाअल्लाह। कांग्रेस का गंभीर आरोप है सर, एमआईएम को कलबुर्गी लाने में बीजेपी की साजिश है। ये पूर्व प्रभारी मंत्री श्याम प्रकाश पाटिल कांग्रेस के, उनका कौन है जी? अच्छा, अब्बा के बेटे हैं, अब्बाजान के। बोलते नो, बाबा ही बोलते, बेटा ही बोलते, क्या करना है बोल लो। सर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दीगर कैनवसिंग में जो है ना, लोग कैंपेनिंग में ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद में अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, मजलिस गुलबर्गा का क्या करें? हैदराबाद का डेवलपमेंट के ऊपर आप डिबेट करा लो, बल्कि खुद आरटीआई का एप्लीकेशन डाल के निकाल लो आरटीआई का एप्लीकेशन, और यहाँ भी डाल के निकाल लेंगे। ओल्ड सिटी के नहीं, सुनिए, आरटीआई का एप्लीकेशन, मेरी बात नहीं, आरटीआई का एप्लीकेशन डाल लो, उन्हें भी डाल लो, बैठेंगे आपके सामने आके, इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। जाने वाला तो मैं नहीं हूं, मैं तो बार बार आने वाला हूं, एक ही पीठ का आदमी हूं, लग गया पीछे में। तो आरटीआई एप्लीकेशन डालेंगे, निकालेंगे, मालूम हो जाता कौन क्या करे। राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौर ने 28 करोड़ रुपए की लागत से गंडीपेट तालाब की खूबसूरत पार्क की तामीराती काम का मुआयना किया। एमएलए प्रकाश गौर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद तालाबों की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। इस मौके पर नारसंगी म्यूनसिपल चेयरमैन रेखा यादगिरी, वाइस चेयरमैन वेंकटेश यादव, साबिका एमपी मल्लेश, कॉर्पोरेटर गणेश, प्रशांत के अलावा दिगर मौजूद थे। రోజు ఇంత మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ముఖ్యమంత్రి అడిగే టివల్వన్ జీవో గురించి ఆయన బాగా పోరాడుతున్నాడు ప్రజల గురించి, ప్రజల మనిషి. టివల్వన్ జీవో మేము ఏమంటున్నామంటే ఎక్కడెక్కడైతే పొల్యూషన్ చెర్లలకు రాదో అక్కడక్కడ తీయమని చెప్తున్నాం. చెర్లలో పొల్యూషన్ వచ్చేది ఉండని దానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాం. లేనిది తీస్తే ప్రజలు సంతోషపడతారు. దాని లేక మా శంషాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ నిజంగా కూడా మొత్తం చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నది. ఇంతో ఇక్కడ కొద్దిగా పర్లేదు అనిపిస్తుంది, కానీ మా దగ్గర ఉంది, దాన్ని తీస్తారని మాకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చిన. ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా బాధపడుతుంది అని చేయాలని కూడా కేటీఆర్ గారు కూడా యువకుడు కావాలి, ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్నది, నిన్న కూడా అన్నాడు ఎయిర్పోర్ట్ అంత పెద్ద ఏరియా ఉన్నదమ్మా మనం డెవలప్ చేయాలని నిన్న కూడా అనడం జరిగింది. అందుకని యువకుడు కేటీఆర్ అయినా దాని మీద అందరినీ దృష్టి ఉంది, మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దృష్టి ఉందని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చెరువును రోడ్నికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కౌన్సిలర్లు, చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, ప్రజాప రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత పార్కు ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉండాలి, బోర్డింగ్ ఏ విధంగా పోవాలి అనేది మొత్తం అన్నీ కూడా ప్లాన్ తయారైన ఇక్కడ పని చేస్తున్నారు. మీరు చూస్తున్నారు, ఇంచుమించు అది 28 కోట్లతో పని ప్రారంభమైంది. కానీ 28 కోట్లతోనే కాదు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు దీని ఒక సుందర పార్కు చేయాలని ఆయన కోరిక ఉన్నది. ఇది మేసాగర్ రెండు కూడా దగ్గర 150 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి గతంలో కూడా చెప్పినాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు మనం పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో మన అదృష్టానికి అంతా కూడా
ఈ 7.5 సంవత్సరాల్లో చెర్లు నిండి ఎక్కడ కూడా మనకి ఇబ్బంది లేకుండా చేసిన ఘనత మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదంతో. నిజంగా కూడా ఇది ఇంచుమించు తెలంగాణలో ఎప్పుడు కూడా మనము 12-13 ఏళ్ళు ఒక వాన వర్షాలు లేకుండే, ఎప్పుడు హిమేశ్వర్ గణపేట చూస్తే ఎండిపోయి దూళ్ళు మేసేది. కానీ ఆ 7 సంవత్సరాల్లో ఒక్క బొట్టు నీళ్ళు తీయకుండా చెరువులో నీళ్ళ ఉంచి కృష్ణావాట తప్పించిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏ విధంగా చేయాలని అనేది ఎవరు కూడా దీని గురించి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా ఎవరు కూడా హిమేశ్వర్ గణపేట గురించి పట్టించుకోలేదు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలి, సండే నాడే కానీ ఎప్పుడు కానీ నిన్నెళ్ళు ఉండకుండా మంచి చెరువులో పోయి పార్కు పోయి ఆనందంతో రావాలని చెప్పి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాడు. ఏదేమైనా మీరు చూస్తారు ఒక 5-6 సంవత్సరాల లోపల హిమేశ్వర్ గండిపేట నిజం కూడా బయటికి పోకుండా మనము ఇక్కడనే పోతే హైదరాబాద్లోకి వెళ్ళి పొద్దుగాలు లేచి మనం గండిపేట హిమేశ్వర్ చూడాలనే రీతిగా చేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు. ఇప్పుడే మనం చూసినాం అవన్నీ కూడా. చెరువు కూడా చూస్తుంటే ఎప్పుడైనా చెరువు రావాలంటే ఇబ్బంది పడతారు ప్రజలందరూ కూడా. ఇప్పుడు చాలామంది రాణిస్తారని చెప్తాను. అందుకని ఇవన్నీ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ అయినాక బాగా చేయాలని చెప్పినారు. ఇప్పుడే మేము అధికారులకు కూడా ఈ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. 70 ఎకరాలు ఇక్కడ పార్కు జాగా ఉన్నది. మేము గతంలో చిన్న ఉన్నప్పుడు కూడా మేము పార్కులకు వస్తుంటప్పుడు అనుకోనికి దీన్ని ఇప్పుడు ఈరోజు దాన్ని కూడా బాగా చేయాలని అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడతాను. కేటీఆర్ గారు నిన్న కూడా కలిసినప్పుడు అన్నాడు మన చెరువులన్నీ కూడా ఏ విధంగా నిండున్నాయి అవన్నీ కూడా బాగా సుందరంగా చేసుకోవాలని నిన్న కూడా యూనివర్సిటీ వచ్చినట్టు చెప్పడం జరిగింది. దీనికి నిజంగా కూడా 100 ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంలో మేము రావడం కూడా మాకు గొప్ప అదృష్టం. ఈ స్థానికంగా నేను నిజంగా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏ విధంగా అదృష్టం ఉందో మాకు కూడా అదృష్టం మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో జరిగింది. అంటే అలాంటి ప్రజలు ఉన్నారు, అలాంటి నాయకులు ఉన్నారు మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో. అందుకని మేము ఎప్పుడే కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే అంటుంటాడు, ఎప్పుడైనా మనసు బాగుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతామండి. అందుకని అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి మనమందరం పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ సంతోషంతో బంగారు తెలంగాణ కలగాలంటే ఇదే బంగారు తెలంగాణ. అందుకని ప్రజలు కూడా అందరూ సంతోషంతో ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో డెవలప్ చేసే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూస్తాం. ఇప్పుడు ఒక 2-3 నెలల లోపల ఇనాక్సిడెంట్ ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా కింద కూడా 70 ఎకరాలని ఇప్పుడు మా నాయకులు కౌన్సిలర్ అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని ఎండీ గారితో నేను కేటీ గారితో మాట్లాడే ఏ విధంగా చేయాలనే ఆలోచనతో కూడా చేస్తాం. హిమేష్ సార్ కూడా 2-3 రోజులు చూసి దాన్ని కూడా ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొని ప్రజలందరూ కూడా చూసేటట్టుగా సంతోషపడతాడుగా చేస్తామని చెప్తున్నాను. रुकने असेंबली खुतवलापुर केपी विवेकानंद ने गजुला रामाराम में 4.47 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले कामों का आज संग बुनियाद रखा। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 2 दिन तक हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। ऐसे में जब हिमायत सागर डैम लबरेज हो गया तो आज उद्देदारों ने उसके 2 गेटें खोल दिए हैं, जिसकी वजह से मूसा नदी फिर एक बार जागती दिखाई दे रही है।
रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी में वाक़ बरकतपुरा कॉलोनी के मुतवत्तिन फिरदौस नामी खातून को एक नामालूम शख्स ने निशाना बनाते हुए तेजधारी हथियार से उसका गला काटने की कोशिश की, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। पुलिस ने खातून को दवाखाना मुंतकिल करते हुए हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। నేను కామారెడ్డి డిఎస్పీ ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో మాకు ఫోన్ వచ్చింది। ఈ బర్కత్పురాలో నిషాద్ ఫిర్దోస్ అనే గృహిణిని ఎవరో గొంతు కోసి పరారైనారనేది ప్రాథమిక సమాచారం। ఆ ప్రాథమిక సమాచారం మీద మా సిఐ మధు అండ్ ఎస్ఐ రాములు వెంబటే వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ మామగారు అమ్మాయిని హాస్పిటల్ తీసుకొని వచ్చిండు। హాస్పిటల్ తీసుకొని వస్తే అమ్మాయిని ఏమైందని అడిగితే ఇట్లా నేను బయట అంట్లు తోముతున్నాను, గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వచ్చి నాకు గొంతు కోసినాడని ఆమె చెప్పింది। సరే ఈ అమ్మాయికి మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ చేయించండి అని వాళ్ళ మామగారు చెప్పి మా సిఐ గారు ఎస్ఐ గారు అక్కడ స్పాట్కి పోతే బర్కత్పురాలో ఇల్లు మొత్తం అక్కడ పరిశోధన చేయడం జరిగింది। మన పరిశోధనలో భాగంగా క్లూస్ టీమ్ని తెప్పించినాం, డాగ్ స్క్వాడ్ని తెప్పించినాం। క్లూస్ టీమ్ డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా అక్కడ వచ్చి అక్కడ పరిశీలించడం జరిగింది। అసలు ఈ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ పాపకు ఈమెది నేటివ్ మాలపల్లి ఆఫ్ నిజామాబాద్ టౌన్, అక్కడి నుంచి ఈమెకు ఇక్కడ మన కామారెడ్డికి 2020 డిసెంబర్ 11 నాడు పెళ్ళైంది। ఆ పెళ్ళైన తర్వాత ఒక కొద్ది రోజులు మంచిగానే ఉన్నారు। ఒక 2 మంత్స్ క్రితం ఈ పాప ఇప్పుడేమో ఇంటి ముందు మొన్న ఒక 2 మంత్స్ క్రితం ఇంటి వెనకాల ఇట్లా సుంతి మెడకు వేసి ఆడ పడిపోయిందంట। ఏందని వీళ్ళు వాళ్ళ భర్త వాళ్ళ మామ ముగ్గురే ఉంటారు, వాళ్ళ ఇంట్లో భర్త మామ ఈ పాప ముగ్గురే ఉంటారు। ఏమైందని అడిగేసరికి నన్ను ఎవరో వచ్చి గొంతుకు ఈ తాడు కట్టి అది మన సుంతి గుంజి చంపడానికి ప్రయత్నించారని చెప్పిందంట। ఆ సందర్భంలో కూడా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు పిలిపించి అప్పుడు విచారణ చేసుకొని ఇది ఈమె చేసుకున్నది అనే విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుకొని పోవడం జరిగిందంట। మళ్ళీ ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ గొంతు కోసిరు అనేది ఒక సమాచారం వచ్చింది। అందుకని ఇప్పుడు గొంతు కోయడం అనే దాని మీద మనం పరిశోధన అనేది డెప్త్గా క్లియర్గా చేస్తున్నాం। ఆ గల్లీలో సీసీ కెమెరాలు పరిశోధిస్తున్నాం। అంటే ఇంటి చుట్టూ పారిగోడ ఉంది। ఇప్పుడు ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి ఒకవేళ పారిగోడ ఎవరైనా దూకి రావాలన్నా అక్కడ బురద కాళ్ళతో సిమ్టమ్స్ అవన్నీ అంటే మైన్యూట్గా మేము దాన్ని పరిశోధన చేస్తున్నాం। ఈ కేసు ఫైనలైజేషన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ప్రెస్ ముందుకు వచ్చి చెప్తాం। కానీ పరిశోధన మాత్రం అన్ని కోణాల్లో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్సా లేకుంటే ఆమె పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్సా లేకుంటే థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైనా వచ్చి కోసినారా అనే ఒక 3-4 కోణాలలో ఈ కేసుని పరిశోధన చేయడం జరుగుతుంది। अफ्रीका के सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी किलिमंजारो को सर करने वाले यशवंत नायक की शमशाबाद एयरपोर्ट आमद पर उनके अफराद ख़ानदान और दोस्तों ने गर्म जोशाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 5895 मीटर ऊंची किलिमंजारो चोटी पर पहुंचने पर केटीआर के उम्मीद अफजा रद्द अमल पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और केटीआर का शुक्रिया अदा किया। नायक ने किलिमंजारो चोटी पर केटीआर और केसीआर की तस्वीर नफ्स की। वो उल्लेपल्ली बुक्कायाटंडा मल्लापड्डा मंडल महबूबाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट इब्राहिमपट्टनम MDA गवर्नमेंट कॉलेज से तकमील किया।
वाई शर्मिला जो रियासत तेलंगाना के सरगम सियासत में अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए, जिसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल भी की है। आज वो गढ़वाल पहुंची और बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యం ముఖ్యం, మీరు ధైర్యం ఉండాలి. మీరేం పని చేయక్కర్లేదు, నేను బాబుకి జాబ్ ఇప్పిస్తాము, మీ బాబు చూసుకుంటాడు, మీ ధైర్యం ఉండాలి, మీరు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. छतरीनागा पुलिस ने कत्ल के एक मामले को हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 33 साला ए राजू, 29 साला ए वेंकटेश्वरू जो राजीव गांधी नगर मर्डर केस में मुलविस पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक चाकू, सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया को पुलिस ने जब्त कर लिया है। छतरीनाग स्टेशन के हुदूद 2 दिन जो कत्ल का वाक़या था उसके अंदर मुलजिमों को घेर लिया गया है। लूक और रवि और दोस्त रात रवि और उमा के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा मिलने के बाद में नशा करने के बाद में हुआ। झगड़ा रखते हुए रवि वेंकट के पास जाता है और वेंकटेश लेके आता है सिकंदराबाद। उमाकांत का खत्म की नीयत से दोनों राजीव गांधी नगर उपगुड़ा आते हैं। उसके बाद उमाकांत का कत्ल करते। इस वेंकटेश पर कोई अगर आ रहा देखने के लिए जाके सी की तरह वॉच। उसके बाद दोनों इसका कत्ल करने के दोनों सूर्यापेट को पहुंचते हैं। उसके बाद इसको घर से राजीव गांधी घर से पकड़ा गया और ये दोनों जुर्म कर लिए। इनको आज अदालती तहवीज़ किया जा रहा है। कत्ल करने सिर्फ नशा और एक के ऊपर एक बड़े बड़े बातें के ऊपर एक गाली गलौज, उसकी कत्ल। हफ्तावार तरकारी मार्केट लगाने वाले मेडशल के ताजिरीन ने पुलिस और जीएचएमसी की जानिब से हिरासनी के बाद एनएचएफ के सदर शेख अफजल से मुलाकात करते हुए मार्केट लगाने में ताउन की अपील की है। మార్కెట్ 2 చోట్ల పెట్టడం వలన అమ్మే వాళ్ళు లాస్ అవుతున్నారు, మార్కెట్ లేక అటు ఇటు డివైడ్ అయిపోయి మరి కూరగాయలు కూడా సరిగా దొరకట్లేదు। కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఈ మొత్తం కూరగాయల మార్కెట్ ఒకే దగ్గర పెట్టాలని మేము అనుకుంటున్నాం। 4-5 మంత్స్ నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం ఉన్నది। ఇక్కడ నుంచి అటు కొందరేమో అటు పెడుతున్నారు, కొందరు అక్కడ కూడా గిరాకీ లేదు వాళ్ళకు, ఇక్కడ కూడా గిరాకీ లేదు। కూరగాయలు అటు సగము ఇటు సగము దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది 2 చోట్ల తిరగాలంటే। కాబట్టి కూరగాయల మార్కెట్ అనేది ఒకటే చోకర, ఇక్కడ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ ఇదంతా ఈ ఉమానగర్లో, కాబట్టి ఉమానగర్లో పెట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాం। लेकिन कभी इतना प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुआ है। तकरीब बहुत सारे लेडीज़ लोग ही आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इधर से उधर से चलना, एक तो उधर बोलते उधर जाने के बाद उधर नहीं मिलता, इधर आने के बाद इधर भी नहीं मिलता। तरकारी भी बेचने वालों को भी तकलीफ़ हो रहा है और जो खरीद के जाने वालों को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बराबर से तरकारी मिलता नहीं है। इधर आए तो एकदम भीड़ रहती है, भीड़ में से जाने के लिए मुश्किल होता है। कितने साल से तरकारी लेते हैं आप? इधर से हम लोग 15 साल से हम लोग तरकारी खरीदते हैं इधर से। तो पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नुकसान हो रहा है पहले से आपको? अभी 5 महीने से बोल रहे तो 5 महीने से लेकर देखे गए तो तकलीफ़ इतना हो रही है कि आने जाने को बहुत तकलीफ़ हो रही है। जिधर चाहिए उधर रखने से बहुत फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा होता है। आप बेचने वालों को भी फ़ायदा होता है और खरीदने वालों को भी फ़ायदा होता है। कितने टाइम से टाइमिंग क्या रहता है मार्केट का, कितना टाइम रहता है, कितने टाइम से कितने तक रहता है? पब्लिक कहाँ से आती है यहाँ पे? अभी देखो ये मिर्चल में ना, या मेनली अभी इस जगह में जो उमानगर बोलते हैं, इस जगह में पब्लिक चारों तरफ से आती है। हाँ, क्योंकि इधर मार्केट बड़ी मार्केट होती है और सब्जी भी बहुत डिफरेंट टाइप के सब्जी मिलते हैं, उसके लिए
चारों तरफ से आते हैं। लेकिन सुपर मार्केट में जाके 2 मार्केट जब लगने से प्रॉब्लम यही होता है कि जो अच्छे मीन्स तरकारी जो है उनका एक तो बेचने वालों को तकलीफ होती है, क्योंकि उन लोग रात भर बैठते हैं, कोई आता नहीं तो फिर लास्ट में जाके किसी भी दाम में बेच के जाते हैं। और खरीदने वाला जो सोचता है अच्छा वाला मिलना सोचते हैं, वो इधर नहीं मिलता है, जिधर जाता है उधर कुछ अच्छा वाला नहीं मिलता है। तो उसका मतलब दोनों को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जो बेच रहा है उसको भी लॉस हो रहा है, जो खरीदना चाह रहे हैं। मार्केट जहाँ लगता था वहीं लगना शुरू से। हाँ, मार्केट मेरा बोलने का मतलब है मार्केट उमरनगर में रखेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, जो बेचने वाले को भी फ़ायदा होगा और खरीदने वाले को फ़ायदा होगा। और अच्छा सब्जी भी ला रहे हैं लोग, सब ला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है 2 जगह होने से क्या हो रहा है मालूम है, जो अच्छा सब्जी बिक रहा भी नहीं है और लेने वाले को भी प्रॉब्लम हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस वाले और म्यूनसिपल वाले हरासमेंट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चालानास कर रहे हैं। और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट की हिदायत पर आज मैं यहाँ भेजा गया हूँ। मीर इनायत अली बाखरी साहब ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और हमारे शक्तिमान घोष ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है। आप लोग आने वाले थे तो मीटिंग हो रहा था महकमा के साथ, तो लोग नहीं आ सके। आज हम लोग यहाँ पे अभी दौरा करने के बाद ये हमारे साथी है, जावेद भाई है, हमारे फयाज़ है और हमारे कासिम भैया है और हमारे सीनो अन्ना है। दौरा करने का मकसद क्या है आपका? दौरा करने का मकसद ये है कि पुलिस वाले क्या करें बोले तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, इधर से मार्केट हटा दिए जहाँ बैठते थे ये लोग को। पार्लियामेंट में इन लोग का बिल पास हुआ है और इन लोगों के लिए क़ानून भी बना और जियो नंबर 11 भी है, KCR साहब दिए सो। आज तक इधर ना तो ये लोग को म्यूनसिपल से कार्ड मिला इसने हुआ ये लोग का। तो यहाँ पे कौन से एरिया में मंडी लग रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं था, मंडी जिधर लग रही थी हम लोग उधर ही लगाना चाह रहे थे, पूरे लोग मिलके। हम लोग अभी दौरा करके पूरे लोग को इधर बैठा है। पुलिस वाले अभी आए थे, पुलिस वाले भी आके थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे साथ, थोड़ा वसूल कर रहे थे पुलिस वाले। पुलिस वालों से भी बात करें हम लोग, बात करके पुलिस वाले भी बोले अच्छा ठीक है आप लोग उधर वालों को भी इधर ला के लगा लो बोल के बोले। उसके बाद कि कितने फैमिली है यहाँ पे जो लगा सकते हैं मंडी और कितने फैमिली इसके ऊपर डिपेंड है? 500 to 600 फैमिलीज है इधर, और वो लोग के पीछे बोले तो कम से कम एक 1200 उनके चिल्ड्रंस या उनके मदर या फादर, ये लोग पूरे डिपेंड होकर रहते हैं। उधर जहाँ पे भेजे थे KLR बोल के वेंचर है, वेंचर में कस्टमर्स को भी आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा बोल के कस्टमर्स से भी हम लोग पूछे तो कस्टमर बोले आप लोग इधर ही लगाओ मार्केट बोल के। कस्टमर भी हम लोग को अच्छा रिस्पांस दिए, उसके वजह से हम लोग आज आके क्या करें बोले तो पूरों को ले लेके आके इधर लगाने लगे। ये उमानगर मेडचल है, यहाँ से उठा के KLR में यहाँ से एक 1.5 किलोमीटर है, उधर डाल दिए थे मार्केट, वहाँ से ले लेके आके फिर हम लोग इधर बैठा दिए लोग को। इनायत अली बाखरी साहब हमारे ऑल इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपकी सदारत में काम किया जा रहा है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री में मुनक़द किया गया, जहां पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ जहां हुक्मरानों को अवामी खिदमात उनके कारनामों को खिराज पेश किया। इस तक़रीब में सहाफ़ियों के अलावा शोरा की कसीर तादाद मौजूद थी। शौकत उस्मानिया की किताब के सिलसिले में आप हजरात को यहाँ पर मदऊ किया गया है। आप तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू अकेडमी जो एक ऑटोनमस इदारा है हुकूमत तेलंगाना का, ये उर्दू अकेडमी की जानिब से इस 3 साल के पीरियड में बहुत से इख्तिराई काम किए गए हैं। उसकी तफसील इससे पहले आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यहाँ एक वक्त नहीं है उसका, मुनासिब नहीं है। बहरहाल किताबें, निसाबी किताबें भी शाये की गई और अहल करीम किताबें भी शाये की गई। इससे पहले मुलक्का चौकाई शाये किया गया और उर्दू सीखे की किताब जो छाई की गई और यूट्यूब पर उर्दू सीखे का प्रोग्राम नशर किया गया। इससे पहले की जानिब से इश्तिराक से 1 साल तक रोज़ाना आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम और उर्दू सीखे प्रोग्राम भी नशर किया गया, जो 52 ममालिक में देखा गया। शौकत उस्मानिया किताब का एक वीडियो तैयार की गई, बहुत शानदार है। निज़ाम का दौर हुकूमत तो बताया गया है। यकीनन
तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब, जो आज चीफ मिनिस्टर, वो हमेशा निज़ाम के बारे में तारीफ़ किया करते थे, उनकी प्लानिंग के बारे में तारीफ़ किया करते थे, और उनके सेकुलरिज्म पर। निज़ाम एक ऐसे सेकुलर थे, कभी किसी मुस्लिम कौम को एक साथ नहीं दी। उनके दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद थे, कोतवाल वेंकट राम रेड्डी साहब थे। वो हमेशा इंसाफ से देखते थे और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करते थे। वो कभी भी मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद कभी नहीं सोचा कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचना, सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो लीडर क्या, सेकुलर बादशाह। आज के ज़माने में लीडरशिप की बात चलती है, पर उस ज़माने में बादशाह जो आसफ शाह जौहर के 7th बादशाह थे, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हर कोई इसे याद करता। जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जा आकर अपील किया तो उन्होंने 5 टन सोना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। इतनी बड़ी रकम वही दे सकते, और इतने दौलतमंद थे, सारे दुनिया में उनके चर्चे थे। सारी दुनिया में जहाँ हीरे जवाहरात बेचना पड़ता तो हैदराबाद बेचने के लिए आते थे। इतने खुशहाल, इतने दौलतमंद थे, और उनकी रियाय परवर भी ऐसे थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, लोगों की मदद करते थे, बड़े बड़े दवाखाने बनाए। उस्मानिया सिटी खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके दौर हुकूमत में बनी है, असम्बली बनी है, सेक्रेटरीट बनी है। हैदराबाद की तरक्की उन्हीं के दौर में आई है। उसके लिए आज उनकी याद में खासतौर से वो किताब का रिलीज़ किया गया, और किताब तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, उसकी एक वीडियो बनाकर रिलीज़ किया गया। उसके लिए मैं हमारे शहबाज भाई को, मीडिया प्रेस को बहुत दिल की से मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द उर्दू एकेडमी ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे लोगों को लोन का इंतजाम किया जाएगा। महमूद अली साहब, पंडित ने तो ये कहा है कि वो आने के बाद। नाजरीन, आप देख रहे थे AR TV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं AR TV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।